आप कभी भी एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाएंगे अपना हार्ट का प्रॉब्लम लेकर। और 90% लोग साइकोलॉजिस्ट के पास इसलिए नहीं जाते, लोग क्या कहें। कोई ऐसी मेडिकल साइंस में आप वो चीज बता दीजिए जो आपको 100% रिकवरी पे ले। हर डेवलपमेंटल स्टेज पे आप लोगों के नए चैलेंजेस होते हैं। नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है, मैंने डिप्रेशन में जाना है। ये जो हम लोगों को कह रहे होते हैं ना, तू डिप्रेशन है, तुझे डिप्रेशन है, प्लीज डोंट से दैट। हमने अपने जो इमोशंस के जो रिमोट कंट्रोल्स हैं, हमने सबको पकड़ाए हुए होते हैं। जब आप साइकोलॉजी के बारे में सुनते हैं, एक माहिर नफ्सियात के बारे में आपके कानों में ये लफ्ज जाते हैं, पहली चीज आपके जहन में क्या आती है? हम माइंड रीड कर सकते हैं। सॉरी, एबनॉर्मल जो लोग हो जाते हैं हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। ओके, जो इमोशनली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, बिल्कुल ठीक। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव, थैंक यू मेरा बेटा। ट्रीटमेंट एंड प्रमोशन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट बच्चे। लाइफ ग्रोथ एंड सेटिस्फैक्शन वेलबींग के लिए, एक्सीलेंट। ह्यूमन बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, एक्सीलेंट। अच्छा, यहाँ पे जो फर्स्ट टू इनिशियल रिस्पॉन्सेज आए कि वी आर द माइंड रीडर्स, कौन कौन इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हम माइंड रीड कर सकते हैं? We have the ability to read your, so आप लोगों को वाकई लगता है कि मैं तो यहाँ पे खड़ी भी हूँ and I have the ability कि आपके माइंड में क्या चल रहा है मैं देख सकती हूँ या मैं सोच सकती हूँ। थोड़ी सी कम्युनिकेशन करके ये रिकॉर्ड हो रहा है। अगर कोई भी साइकोलॉजिस्ट आप लोगों से कभी भी ये क्लेम करे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे वो सब पता है, प्लीज़ इसको कभी नहीं मानना। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हम बंगाली बाबा नहीं हैं। फिर तो आप आधी पुलिस फोर्स को छुट्टी करा दें कि अगला बंदा जो मुलजिम है वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, वो हमें फिर हमें भर्ती करे ना। हम बताएंगे कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, उसे बम वाकई फिट किया है कि नहीं किया, उससे चोरी की है कि नहीं की, उससे कसूर उसका था। अगर तो हम आपके किसी इवन कोई एक्सटेंड भी है, आई डोंट नो क्या एक्सटेंड का आपका पैमाना क्या है, कौन सा एक्सटेंड, ये कॉमन बातें हैं, ये कॉमन है। ये जो इन्होंने जो बात की ये आवाज़ है आप सबकी। आप लोगों के पास हिम्मत नहीं हुई कहने की, उससे कह दिया कि भाई हमें ऐसा लगता है यू पीपल हैव द एबिलिटी टू रीड माइंड्स, क्योंकि यही सुनते आए हैं। माहिर नफ्सियात तो ओह अच्छा चलो पूछता है कि हम कोई सर्कस के मैजिशियंस नहीं है, ठीक है, बंगाली बाबा नहीं है। बेटा मुझे पता है तेरे दिल में क्या है, ना वी कैन नॉट। ये वो राज है जो आप और आपके खुदा के दरमियान में, हम नहीं जान सकते। माना तो अगर हमारे पास इतनी ताकतें आ गई बेटा, तो फिर तो पुलिस फोर्स को तो छुट्टी करा दो ना आप, सीधी सी बात है। आप लोग अपने ले आओ, अपने जो आप लोगों के स्पाउसेस हैं उनको सामने बिठा दो, इसके दिल में देखें मैं ही हूं कि नहीं, इसके दिमाग में मैं ही चलती हूँ कि नहीं। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट। फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जी, हाँ नहीं एंजॉय कर लो। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम जो माहिर नफ्सियात सिर्फ जो है जो थोड़े से आपने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, एबनॉर्मल बिहेवियर्स को हम डील कर रहे होते हैं। सो इनकी ज़बान को थोड़ा सा इन्हें तो बहुत ही, क्योंकि स्टूडेंट है, बहुत ही लिहाज रख के कह दिया, वरना तो लिटरली पागलों का इलाज करते हैं हम। इन्होंने तो बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से जवाब दिया, पागलों का इलाज करते हैं हम। और हमें ऐसा, और ये जो है ना किसी को हम कहते हैं ना कि आपको माहिर नफ्सियात के साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, कि किसी कोई बहुत ज़्यादा परेशान, तो उसको अगले बंदे को गाली लगती है, तुम्हारा ख्याल है मैं पागल हूँ, तुमने तुम्हारी ऐसी बात है, और घर में क्या हंगामा है, यार तुमने वाकई मेरी अम्मी को जाके, मेरे अब्बू के, मेरे दोस्त को ये कहा कि तुम पागल हो। और इसमें कितने ड्रामे भी बन चुके हैं कि ऐसी कोई बात नहीं होती। हम जब कभी परेशान होते हैं, खुद से कोप अप नहीं कर पा रहे होते, तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, हम जाते हैं माहिर नफ्सियात के पास। और माहिर नफ्सियात के पास सिर्फ और सिर्फ, अच्छा पागल किसको आप कहते हो, ये होते कौन है पागल? ये वो लोग होते हैं जिनको आप समझते हो ज्यादातर उसकी देखिए, माना कि उसकी कैटेगरीज बहुत सारी हो सकती हैं कि जिनका बिहेवियर डेविएट करता है नॉर्म से, आप उनको भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर तो आप उन्हीं को कहते हो ना जिनकी समझ बूझ नहीं है, यानी कि वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ है, जिसको आप लोग मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जानते होंगे शायद। सो उन बेचारों का कसूर क्या, क्योंकि वो तो पैदा ही ऐसे हुए, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुई ही नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि जिनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुई नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैडम आप मेरे पास आती हैं और आप मुझसे कहती हैं कि मैं किसी चीज़ से अपनी ज़िंदगी में परेशान हूँ, तो अगर तो मैं ये कहती हूँ कि
इनकी तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुई नहीं, तो मेरा क्या काम इनके साथ? ये तो समझ ही नहीं सकती। ये तो मैं तो उनको कोई भी बात बताऊंगी, कोई थेरेपी दूंगी, कोई काउंसलिंग करूंगी, उनको तो समझ ही नहीं आनी, तो मेरा क्या काम इधर? सो हमारा काम एक लिमिटेड तक है जिनको आप समझते हो, बाकी का 80-90% तो आप जैसे लोगों के साथ मेरा काम है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का। दूसरा आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किस किस तरह के होते हैं? साइकोलॉजिस्ट किस किस तरह के होते हैं? मैडम ये तो आपने कोई नया सवाल कर दिया हमसे। काउंसलर्स होते हैं, सेशन करते हैं। ठीक है, ओह वेरी नाइस, शी नोज इट। आप लोग एमबीबीएस डॉक्टर्स के बारे में तो जानते हैं, फिर वो अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं, कोई स्किन स्पेशलिस्ट बन जाता है, कोई ऑर्थोपेडिक, कोई गायनी में निकल जाता है, कोई हार्ट सर्जन है, स्पेशलाइजेशन है। इस तरह माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट की भी सब डिविजन्स हैं। जैसे मैडम ने कहा, बिल्कुल करेक्ट बताया, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, स्कूल साइकोलॉजिस्ट। हमारे पाकिस्तान में अलमिया सिर्फ इतना है, किसी के पास भी साइकोलॉजी की डिग्री आ जाती है, वो चाहे वो किसी भी डिमेंशन और किसी भी डोमेन में ना हो, क्यों ना हो, वो अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है और वो कहता है कि मैं माहिर नफ्सियात हूँ और मुझसे आके अपना इलाज कराओ। ये आप लोगों का बुनियादी हक है मेरा बेटा। आप लोगों के साथ ये लेक्चर और ये सब चीज़ें शेयर करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों का बुनियादी हक है कि आप लोगों को पता हो कि माहिर नफ्सियात जो है उसकी एक डिमेंशन है। अगर आप अपने बच्चे के लिए आए हैं तो उसमें आपको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। अगर आप खुद आए एज एन एडल्ट तो आपको एडल्ट साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। बाहर के ममालिक में इवन टू द एक्सटेंट के एडल्ट साइकोलॉजिस्ट की भी स्पेशलाइजेशंस होती हैं। कोई डिप्रेशन का सबसे माहिर होता है, कोई शिज़ोफ्रेनिया का माहिर होता है, कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स का माहिर होता है, कोई सोमैटोफॉर्म जो डिसऑर्डर्स हैं, साइकोसोमैटिक फॉर्म जो डिसऑर्डर्स होते हैं, कन्वर्जन डिसऑर्डर्स जैसे कि, उसका माहिर होता है। लेकिन यहाँ पर किसी ने दुकान खोली और ये आप लोगों का बुनियादी हक है कि जब आप किसी माहिर नफ्सियात के पास जाओ तो आप उससे पूछें कि आपकी स्पेशलाइजेशन कौन सी है। जैसे किसी भी डॉक्टर ने अपने क्लिनिक के बाहर अपने नाम के साथ नीचे अपनी सारी डिग्रियां लिखी होती है, उसकी स्पेशलाइजेशन कौन सी है। आप कभी भी एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाएंगे अपना हार्ट का प्रॉब्लम लेकर, लेकिन यहां पे क्योंकि आप लोगों को पता नहीं, इस चीज की अवेयरनेस नहीं आप लोगों को, और आप लोगों को अपने हक का नहीं पता। सो कभी आप मेरे पास आए तो आप मुझसे पूछें कि मैडम ये जो मेरी जो तकलीफ है, जो मैं आपके साथ सिम्टम्स, क्या आप इसकी माहिर हैं कि भी नहीं, क्या आपकी इसमें ट्रेनिंग है कि भी नहीं। लेकिन हम ये पूछते हुए डरेंगे, और अगर आपको कोई नहीं बताता प्लीज आप उठ जाए वहां से, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, मेरे दिल में कुछ और नहीं होगा। मेरे पास अभी पिछले चंद दिनों पहले मेरे पास एक साहब की कॉल आती है कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है, उसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रॉब्लम, कोई इस तरह के इश्यूज है। मैंने उनको क्लियर बता दिया, माना पैसे किसको नहीं चाहिए होते, लेकिन मैंने क्लियर बता दिया मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है, प्लीज़ मैं आपको रेफर कर रही हूँ कहीं और। मैंने उनको फ़ौरन उस नंबर का रेफरेंस उनको दे दी कि ये इशू है आपका, आपको इनको कांटेक्ट करना है, ये मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है। ठीक हो गया। सो माहिर नफ्सियात जिस तरह डॉक्टर्स हैं उनकी स्पेशलाइजेशन होती है, इस तरह माहिर नफ्सियात की भी डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होती है। सो ये आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। कमिंग टू दिस कि आज हमने बात करनी है एंगर आउटबर्स्ट के ऊपर और डिप्रेशन के ऊपर, कि डिप्रेशन जिसको डिप्रेशन सिम्टम समझते हैं, क्या आपका जो नज़रिया है, आपकी जो पर्सपेक्टिव है, जिस तरह आप इंसान को अंडरस्टैंड करते हो कि ये डिप्रेशन का मरीज़ है, क्या वाकई वो डिप्रेशन है। क्योंकि बेटा सीधी सी बात है कि डिप्रेशन को डायग्नोज करना बहुत मुश्किल काम है। एक्चुअल डिप्रेशन को डायग्नोज करना, उसकी असेसमेंट करना और किसी की तकदीर लिख देना कि ये इसका नफ्सियाती मसला है। आप किसी को जब आप पर्ची पे लिखते हो ना कि ये डिप्रेशन का मरीज है, आप बेसिकली उसकी तकदीर लिख रहे हैं। जब डॉक्टर भी लिखता है ना कि इसको कैंसर है, तो प्रॉपर 10 दफ़ा असेसमेंट करने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद, रिपोर्ट्स आने के बाद, तब जाके उसकी तकदीर लिखता है कि इसको कैंसर है और उसके इतने पैसे लगेंगे और उसको ये इलाज की ज़रूरत है और ये सारी सिचुएशन है। सो ये जो आप कह रहे हो यार उसको तो हर वक्त डिप्रेशन रहता है, यार वो तो है ही नफ्सियाती, यार वो तो है ही ऐसे, पता नहीं कैसे कह लेते हो। हमें आज तक हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हमसे गलती से ओवर डायग्नोसिस ना हो जाए,
क्योंकि वो बड़ा ख़तरनाक होता है। अंडर डायग्नोसिस भी ख़राब होता है, ओवर डायग्नोसिस, और ये बहुत बड़ा अलमिया है मेडिकल साइंसेस में, चाहे मेडिकल साइंसेस हो चाहे हमारी साइकोलॉजिकल साइंसेस हो, साइंस ही है। सो आप लोगों के साथ आज जो मकसद है एंकर आउटबर्स्ट यानी कि एग्रेशन और डिप्रेशन को स्टडी करने का। अच्छा जी, इस वर्कशॉप का एम क्या है, वेरी क्विकली, ताकि आप लोगों को साइकोलॉजिकल नॉलेज, आप लोगों को साइकोलॉजिकल कैपिटल और आपकी वेल बींग को इम्प्रूव किया जाए बाय इंक्रीजिंग अ लॉट ऑफ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। उसका मैकेनिज्म क्या है, वो कैसे डेवलप करता है, इसके साथ साथ क्या क्या ऐसी चीज़ें एसोसिएटेड है, और आप जिस टर्मिनोलॉजी को, जैसे आज हम डिप्रेशन एंगल को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसको एक्चुअली इसका मतलब क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होता है, और कब जाके हम कहेंगे कि इसको नफ्सियाती मसला है। हम उसको कहेंगे कब? हम तो ऐसे ही लोगों को बोल रहे होते हैं मजाक में भी किसी को क्यों कहना ये बात। Anyways, to empower the participants with the required knowledge, coping and life skills to facilitate effective functioning आपकी अपनी ज़िंदगी में, अपने ताल्लुकात में, और आपकी जितने भी कोपिंग स्किल्स है उसको बेहतर बनाया जाए, आपकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में भी, आपके जितने भी आपके प्रैक्टिकल इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं उसको, ताकि आप बेहतर मैनेज कर सके। अबाउट साइकोलॉजिकल जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं उसका पर्सपेक्टिव आपका अपग्रेड कर रही हूँ, एंड विद द बेसिक रिसर्च एंड एविडेंस, यानी कि ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, बल्कि जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी दैट इज गोइंग टू बी बैक्ड अप बाय दी रिसर्च। अच्छा जी, मेंटल हेल्थ की जो स्टेटस है, अगर हम कोविड के बाद की देखा जाए, हम क्यों डिप्रेशन, एंजाइटी, वेलबिंग और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में पहले भी बात हो रही थी, लेकिन पोस्ट पेंडेमिक जो एरा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपके पेंडेमिक, जो पोस्ट पेंडेमिक आप लोगों का जो इफेक्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, आपके पेंडेमिक की वजह से 30% सर्ज ऊपर गया, यानी कि एकदम आपका ग्राफ ऊपर गया है, 30% इन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। आपकी आगा खान की यूनिवर्सिटी है, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सीज 30% सर्ज इन मेंटल हेल्थ इलनेसेस ड्यू टू कोविड-19 पाकिस्तान, और हमारे पास कितने ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं? सिर्फ 600। और हमारे पास आप ये देख लो हमारी पॉपुलेशन कितनी है पाकिस्तान की, 210 मिलियन जी। सॉरी, साइकेट्रिस्ट है, सिर्फ 600 साइकेट्रिस्ट है। आपकी 210 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर सिर्फ 600 साइकेट्रिस्ट। इट्स अ ह्यूज गैप, इट्स अ ह्यूज गैप। 3 आउट ऑफ, इसका क्या मतलब हुआ, 3 आउट ऑफ 4 पाकिस्तानी पॉपुलेशन सफर्ड moderate to high level of depression due to COVID-19 pandemic according to the, और ये कौन सी यूनिवर्सिटी की रिसर्च है? आगा खान यूनिवर्सिटी, जो ने पब्लिश की थी 2021 में। अच्छा जी, वनरेबल कौन कौन है वो ज़रा सुन लेते हैं। पीपल विद पुअर मेंटल हेल्थ एक्सपीरियंस डिसप्रोपोर्शनली हाई रेट्स ऑफ डिसेबिलिटी एंड मोर्टेलिटी। वनरेबल कौन है कि याद रखिएगा कि अगर आपकी वेलबींग ठीक नहीं है तो आपकी सेहत तो गई, आपके इर्द गिर्द के माहौल और आप लोगों के पूरा घर का, आपके घर में एक शख्स जो है गुस्सीला है, एक शख्स जो है डिप्रेस्ड है, पूरे घर का माहौल उससे लेके बैठा होता है। नहीं यार रहने देते हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक, नहीं यार वो रहने देते हैं, ये घर में फजूल का एक हंगामा चल रहा होगा, रिलेशनशिप तबाह चल रहे होंगे। सिर्फ एक इंसान अगर वो खुद ठीक नहीं है, पूरे घर का माहौल जो है वो खराब। पीपल विद पुअर मेंटल हेल्थ एक्सपीरियंसेस डिसप्रोपोर्शनली हाई रेट्स ऑफ डिसेबिलिटी एंड मोर्टेलिटी। रिस्क ऑफ सिवियर इलनेसेस एंड डेथ फ्रॉम कोविड-19 वाज हायर। आपकी रिसर्च ये कहती है कि जो लोग कोविड-19 जो इस पेंडेमिक्स में जिनकी डेथ हुई, उनका रेट, उनकी जो प्रेवलेंस रेट ज़्यादा था अमंग दोस्त जिनकी रेजिलियंस कम थी, जिनकी मेंटल हेल्थ वेलबींग वीक थी। अब 40 to 60% ग्रेटर चांसेस ऑफ डाइंग प्रीमेच्योरली देन दी जनरल पॉपुलेशन। उनके 40 से 60% जो थे उनके चांसेस ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू द जनरल पॉपुलेशन कि वो जल्दी उनकी डेथ रेट। आपको पता है कि हम अक्सर औक़ात लोगों के बारे में सुनते हैं, हमें पता चलता है कि बड़ी यंग एज में उसकी डेथ हो गई, बड़ी यंग एज में उसका हार्ट अटैक हो गई, बड़ी यंग एज में, पता नहीं क्या चीज़ें उसकी ज़िंदगी में चल रही थी, क्या उसे दिल में बताया हुआ था, लेकिन बता नहीं सकते थे। और पता क्यों नहीं बता सकते? आप लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि अच्छा यार इतना बड़ा आदमी हो कि उसके ये इश्यूज़ हैं, और वो जो है ना वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाते हैं, मीडिया पर आ जाता है और लोग उसकी बैशिंग कर, वो वैसी अपनी ज़िंदगी से एक शख्स लड़ा होता है या लड़ी होती है, उसके बाद अगर वो अपनी ज़िंदगी के बाद कोई दिल खोल के सामने किसी के रख दे और सोशल मीडिया पर और उसकी बात हो रही है, तो डेफिनेटली इंसान की तबीयत ख़राब ही होती है। अगर आप पाकिस्तान में ही अगर आप देखें, कोयटा है, इस्लामाबाद है, कोयटा को भी मैं नहीं कहूँगी, इस्लामाबाद, पेशावर,
लाहौर, मुझे ऐसा लगता है कि यही मेजर सिटीज़ हैं और यही पाकिस्तान को डिफाइन कर रहे होते हैं, बाकी तो शहर है ही नहीं। आपकी जितनी भी बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं वो आपके बेसिक अर्बन जो है एरियाज़ में मौजूद है। एनीवेज वहाँ पे खैर फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो एक फ़्लो ऑफ पीपल है, अगर आप हमारे अभी हॉस्पिटल्स में जाएँ तो काड़ा, फैसलाबाद, बहुत सारे जो आउटस्कर्ट्स या आपके लाहौर के साथ जो शहर करीब करीब पड़ते हैं वहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छा, ये मैंने आपसे जो बात की कि ये सिर्फ मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड जो आप लोगों का रवैया है, जो उसकी सर्विसेज है और जो उसका एक नज़रिया है थोड़ा सा बिलो एवरेज है, वो पूरी दुनिया में मौजूद है। अगर आप यहाँ पे हम देखें तो ये कीनिया की एक पिक्चर है, ये 2022 में ह्यूमन राइट्स के उस डिपार्टमेंट से यहाँ से मैंने निकाली। 2 women are changed in room where over 60 men and women and children with mental health conditions are detained. They go to the toilet in front of each other. वो एक दूसरे के सामने वॉशरूम जा रहे होते हैं और उनको जंजीरों में बांधा होता है। कीनिया की एक पिक्चर है। इंडोनेशिया में ये एक बच्चा है 24 साल का, अगेन ये 2019 में ये पिक्चर ले गई और इसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन में इसकी पिक्चर ली गई और वो ये कह रहा था कि मैं पता नहीं कितने दिनों से भूखा हूँ और मुझे पता है कि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। वो खुद बता रहा था कि मैं ठीक है, मैं नशे का आदी था, लेकिन नशे की अगर आदी कोई लोग होते तो क्या उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि उनको अलग थलग कितनी गंदी हालत में चेनों में डाल के भूखा रखा जाए? This is not how you do it. So Indonesian एक पिक्चर है। सीरिया में क्या हो रहा है? Syrian patients is sitting in the yard at a mental health clinic, the sole such facility. ये एक सिर्फ एक ही एक फैसिलिटी है, यानी कि आप अगर आप लाहौर में ही देखें तो आपको जिना हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल, आपको गंगाराम हॉस्पिटल, यहाँ सब में आपको, इवन आपकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आपको मेंटल हेल्थ कंडीशंस के आपको इंडोर आउटडोर आपको सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है। तो सीरिया में दिस द ओनली सोल सच फैसिलिटी इज यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये 2017 की ये मैंने पिक्चर ली हुई है। इंडिया में भी ऑब्वियसली वी नो, ठीक है, वहाँ के बहुत सारे जो है शहर हैं वहाँ पे उनकी मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत बेहतर हैं, बट अगैन वहाँ की भी जो कंडीशंस हैं कोई ख़ास बहुत बेहतर नहीं है। अफगानिस्तान में भी देख लीजिए, चेनों में बांधा हुआ होता है, लोगों को अलग थलग रखा जाता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों को दरबार में छोड़ दिया जाता है, सीधी सी बात है। बहुत सारे जो हमारे लोग हैं वो हमारे पास फाउंटेन हाउस भी है, लेकिन फाउंटेन हाउस की जो फैसिलिटीज़ है बहुत बहुत ज़बरदस्त है। A mentally ill prisoner is tied up in a chains at हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह मज़ार इन ठट्टा, और यहाँ पे भी एक मेंटल हेल्थ एक जो बच्चा है उसको जंजीरों में बांधा हुआ है एक दरबार पे। और यहाँ पे मदर होल्ड्स द डोर लॉक वाइल हर सन हु इज़ अ फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स, जो अपनी माँ से सिर्फ ये बात करे कि माँ मुझे माफ़ कर देना, मुझसे नहीं हो पाया और मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका था। ठीक है, और ये एक फादर सन की एक तस्वीर है जो मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में ली गई है। Over 50% of the people living in psychological problems do not receive. Over 50% of the people living with psychological problems do not receive treatment, even with good access to mental health. For people who suffer from one mental health condition, याद रखिएगा, एक अगर किसी को mental health condition है, समझें कि दूसरी mental condition अगर आप उसको treat नहीं करेंगे तो दूसरी तैयार है आने के लिए। यानी कि एक वक्त में आप किसी इंसान को 2 डायग्नोसिस भी दे सकते हैं। किसी को डिप्रेशन के साथ, जैसे किसी को हम ये कह सकते हैं कि किसको ब्लड प्रेशर के साथ जो है शुगर का भी मसला है। आप अपनी एक मेंटल हेल्थ को अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे, दूसरा आपके लिए तैयार खड़ा है। वही वाली बात है, अपनी ओबेसिटी को आप तैयार नहीं करेंगे, शुगर आपका प्रॉब्लम दूसरा खड़ा है। आप अपनी मेडिकल आपकी कोई चीज़ अपनी आप टाइम पे उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो दूसरी बीमारी आपके साथ खड़ी है, वो तैयार खड़ी है कि मैंने कब आना है अगर आप मुझे ट्रीट नहीं करें। ठीक हो गया? इसको इसलिए मैंने रेड में लिखा हुआ, पीपल हु सफर फ्रॉम वन मेंटल हेल्थ कंडीशन इट इज कॉमन टू डेवलप अनदर वन इफ इट गोज अनट्रीटेड। क्यों? क्योंकि लोग ट्रीट ही नहीं लेते, ट्रीटमेंट ही नहीं। इवन विद जहां पे कॉमन फैसिलिटीज मौजूद है आप लोगों के लिए इस टाइम इस वक्त कितने क्लिनिक्स हैं, कितने हॉस्पिटल, कितने ऑनलाइन, इतना कुछ मौजूद है, नहीं जाएंगे। क्यों? स्टिग्मा बहुत ज्यादा है, लोग क्या कहेंगे। और मजे की क्या बात है, मेजॉरिटी ऑफ जो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो ट्रीटेबल है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ऑफ कोर्स इस वर्कशॉप की है इंक्रीजिंग अवेयरनेस, प्रोटेक्टिव प्रिवेंशन, इंटरवेंशंस एंड हेल्पिंग अदर्स। अच्छा, इसमें बहुत सारी मिथ्स रिलेटेड है, सुन लीजिए। उसमें ये मिथ्स हैं कि इन लोगों को ना ये खुदा की पनिशमेंट है। रियली? अच्छा, ये तो उन लोगों के साथ होता है जिनकी पेरेंटिंग बड़ी वीक होती है। मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन लोगों के साथ होता है जिनके घर के अंदर मसले होते हैं। ये मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता। ये पूरे ये जो होता है ना सिर्फ गरीबों में होते हैं, अमीरों में नहीं होता। आप लोगों को भी पता है कि अमीर कितने लोग हैं जो
अमीर है और उन्होंने सुसाइड किया, ये लोग जो होते हैं ना, ये बड़े डेंजरस होते हैं, दे आर वेरी डेंजरस। आप में से कौन हाथ खड़ा करेगा और मुझे ये कहेगा कि मैं मेंटल हेल्थ कंडीशन, डिप्रेशन से मैंने रिकवर कर चुका हूं या कर चुकी हूं, या कोई भी मेंटल हेल्थ कंडीशन? किसी के पास हिम्मत है ये बात करने की, शेयर करने की, हाथ खड़ा करने के लिए? और मुझे ये मत पता है कि आप में से कोई डिप्रेशन से रिकवर नहीं किया गया। रियली? नो वन? मेरा पहला हाथ खड़ा है। आई फील नो शेम। कैमरा चल रहा है, क्यों? आप लोगों को जब गला खराब होता है, जब आप लोग बीमार होते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हो, उस वक्त आपको शर्म नहीं आती बात करते हुए? उस वक्त तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्टिग्मा नहीं है। सो अगर आप कहीं पर मेंटली थोड़ा सा लोअर लेवल पर जाते हो और आप हेल्प लेकर अपने आप को वापस लेकर आते अपनी ज़िंदगी में, नॉट ओनली फॉर यू, बिकॉज यू हैव द राइट टू द बेसिक गुड मेंटल हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, तो ये आपका बुनियादी हक है। कौन हंस रहा है, कौन क्या कहता है? रियली? आप लोग क्यों नहीं बताते इसके बारे में, क्यों नहीं शेयर करते? हाँ, जब मैं डिप्रेशन में गई, जब मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन था, पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है कि राइट आफ्टर प्रेगनेंसी मेरे हार्मोन्स कोलैप्स कर गए, एंड आई वेंट टू डिप्रेशन एंड आई वेंट टू अ साइकोलॉजिस्ट एंड शी हेल्प्ड मी आउट, शी डिड। क्या हुआ कि कितना आप लोगों ने मुझे क्या कहना है? क्या मुझे स्टिग्मेटाइज कर रहे हो? अच्छा मैम गई थी, 1 मिनट के लिए आप में से 90% यहाँ पे, मैं बल्कि कहती हूँ 100% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे इस टाइम देख के कह रहे हैं कि हाँ यार ठीक है, दैट्स अ ब्रेव थिंग। नहीं तबीयत उनकी फील कर रही थी, शी वेंट टू द डॉक्टर, शी इज ऑल राइट। सो अभी तक आप लोगों की नजरों में मुझे ये लग रहा है कि शी इज सो ब्रेव कि उन्होंने बात कर हमारे साथ कर ली। लेकिन लेट्स अज्यूम मैं कहती हूँ कि आप में से कोई एक ऐसा है, अच्छा है मैडम पीएचडी स्कॉलर, खुद डिप्रेशन की मरीज है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाती रही है, पोस्टमार्टम इनसे हैंडल ही नहीं हुआ। अगर आप ये कह भी रहे हो ना मेरे बारे में, एक दफ़ा नहीं बल्कि एक काम करो, इसमें से 10 और चीज़ें डालो, उसको भी मल्टीप्लाई करके अपने पास रख लो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे लिए मैं, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस चीज़ से, डर की वजह से मैं बैठ गई, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, वो मजाक उड़ाएंगे मेरा, तो बेटा आप लोगों ने मेरे बिल्स नहीं पे करने, मेरे घर का खर्चा आप लोगों ने नहीं चलाना, आप लोगों ने मेरे बच्चों की मुझे नहीं पढ़ाना नहीं है, आप लोगों ने घर का एडमिनिस्ट्रेशन निज़ाम नहीं देखना। सो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि आप लोग क्या कहते हैं। और 90% लोग साइकोलॉजिस्ट के पास इसलिए नहीं जाते, लोग क्या कहेंगे। अव्वल तो लोग कहते ही नहीं कुछ। क्या कहा आप लोगों ने? आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहा, आप लोगों ने बल्कि मुझे दिल ही दिल में अप्रिशिएट किया कि हाँ यार ठीक है, आप नहीं फील अच्छा कर रही थी, बच्चों के बाद एकदम आपको डिप्रेसिव सिम्टम्स आए, चाहे वो कोई भी बायोलॉजिकल रीजन ही क्यों ना था, क्योंकि कुदरत का निजाम है, मेरे हार्मोन्स कोलैप्स कर गए। आपने अपनी हेल्प की, आपने मदद की और शेयर किया कि हाँ मैं ठीक फील नहीं कर रही, मुझसे नहीं उठा जा रहा, मुझे खुश नहीं रहा जा रहा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप मुझे ये बताइए। आप लोगों ने, किसी ने मुझे स्टिग्मेटाइज नहीं किया, किसी ने मेरे बारे में कुछ गलत नहीं कहा। ये हमारे सिर्फ दिलों में, हमारे दिमागों में कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या। और अव्वल तो कुछ कोई नहीं कह रहा, और अगर कोई कह रहा है उसको कहो कि इसमें से 10 और चीजें ऐड भी कर ले मेरी तरफ से। बात सही है? बात समझ आती है इस बात की? सो बहुत दफा हम अक्सर औकात ये समझते हैं कि अच्छा ओह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ना जादू किसी ने किया हुआ है। हमारे पास क्लिनिकल सेटिंग में जब हम हिस्ट्री लेते हैं, हम कहते हैं कि जी इसको कब से बीमारी, आपके बच्चे को जी 6 साल हो गए। अब 6 साल बाद क्यों आ रहे हैं? जी वो हम बाबा के पास जाते थे, सोने की चूड़ियां दे दी, 2 बकरे भी दे दिए, रात का वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें भी खो गया, तावीज़ें भी दी, पानी भी पिलाए, पता नहीं कौन कौन से गंदे किस्म के, और घोल खाल के ना तो कागज़ भी खिलाए। तो ये क्या खिलाए जी? वो तावीज़ात भी खिलाई। उन्होंने कहा, बाबा जी ने कहा था कि उसको ना इस तरह करके ना तो उस रात को हमने मिट्टी में दबा के फिर उसका कागज़ खिला। आप मुझे एक बात बताएं बेटा, आपका हाथ पे कोई जख्म लगाओ, बैठ जाओ, दिखाओ इनके हाथ पे अगर कोई जख्म लगाओ, हम देख रहे हैं खराब हो रहा है, नहीं जी हम बाबा जी के पास लेके जाएंगे, बाबा जी जो इसको करते हैं। अब वो जख्म बिगड़ गया है, वो खराब हो गया है, वो सड़ गया है, वो आ जाते हैं 2 साल के बाद कि जिसका जख्म ठीक, क्या ठीक करेंगे? अब हमें वक्त लगेगा। आपको इस बात की समझ आई? अगर ये पहली दफा ही डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो महीने में ठीक हो जाता है।
बात समझ आ रही है आप लोगों को बेटा? सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि हमें ऐसे लगता है कि ये पनिशमेंट है, कोई मैजिक है, किसी ने जादू कर दिया है और ये जो है ना ये तो बड़ा डेंजरस है। कोई ऐसी बात नहीं होती, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों की सबसे एक और बड़ी मिसकंसेप्शन क्या होती है कि जब हम थेरेपिस्ट के पास जाएंगे ना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। आप मुझे एक बात बताएं, आपके घर में से कितने लोग हैं जिनके घरों में जो है वो शुगर की किसको इश्यूज हैं, डायबिटीज़ की किसको इश्यूज हैं? आपके घर में आपको है, आपके किसको है? आपकी मदर को डायबिटीज़ के इश्यूज, डायबिटी कब उनको डायग्नोज है? प्लीज़ सुनिएगा प्लीज़। उनको 6 इयर्स हो गए हैं डायग्नोज। 6 साल हो चुके हैं और 6 साल से मेडिकेशंस पर भी है। अब उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़रा बेहतर होगी। पहले क्या थी? पहले ही बेहतर थी, अपनी बेहतर। काफ़ी इश्यूज आए उनको। अच्छा, मल्टीपल भी हो गए। और कोई जिनकी जी फादर को है, मेडिकेशंस ले रहे, शुगर कंट्रोल्ड है, अब बेहतर है? घर पे ज़्यादा हो जाता है, गर्मी में ज़्यादा इशू हो जाता है। अच्छा, बताने का ये इनसे सारे सवाल करने का मकसद क्या था? जब आप अपनी मेडिकल, जिसकी बड़ी हमें ऐसा लगता है एक्स लीडिंग टू वाई है, हमें बड़ी कॉज एंड इफेक्ट बड़ी क्लियरली पता है। जब आप किसी मेडिकल डॉक्टर के पास भी जाते हैं, हार्ट डिजीज़ के साथ जाते हैं, अपनी डायबिटीज़ के इश्यूज़ के साथ जाते हैं, तो वो डॉक्टर भी आपको 100% ट्रीट नहीं कर सकता। वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर देता है। वो आपको शुगर की बीमारी की दवाइयां दे देता है कि इसको आपने सुबह दोपहर शाम इस तरह लेनी है ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होकर और आपको पेन ना हो। हम भी आपके अगर जिंदगी में खुदा ना खास्ता कोई ट्रॉमा गुजरा है, आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स गुजरे, बड़ी हम उसको खत्म नहीं कर सकते, रबर नहीं कर सकते, लेकिन आपको इतना जरूर बेहतर कर सकते हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए। आप जब हार्ट पेशेंट के लिए लोग जाते हैं, सर्जरी करवाते हैं, तो उनका हार्ट जो है वो 16 साल जैसा नहीं हो जाता, लेकिन इतना बेहतर हो सकता है कि 10 साल आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। एग्रीड? एंड ऑफ कोर्स उसमें भी डॉक्टर कहता है प्लीज अब अपनी लाइफस्टाइल का ख्याल रखना है, स्मोकिंग नहीं करनी, जंक फूड नहीं खाना, ऑयली चीजें नहीं खानी। कहता है ना डॉक्टर 100% वो आपको रिकवर वो भी नहीं कर सकता जिसको आप कितने 10 लाख रुपया देकर भी आए हुए होते। 100% वो भी आपको तो ये जो लोग हम कहते हैं ना कि हम जब थेरेपी में जाएंगे हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसी मेडिकल साइंस में आप वो चीज बता दीजिए जो आपको 100% रिकवरी पे ले जाए। होती होंगी, जरूर होती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। हर डेवलपमेंटल स्टेज पे आप लोगों के नए चैलेंजेस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं अगर हम देखें तो वो ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि वेरी क्विकली डिप्रेशन के जो सिम्टम्स है ना बेटा, वो ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर हम देखें तो ये बहुत सारी चेकलिस्ट है, लंबी सी चेकलिस्ट है, जिसमें फीलिंग ऑफ सैडनेस है, एंगर आउटबर्स्ट है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, जो आप चीज़ें जिनको आप इंजॉय करते थे उनको आपने छोड़ दिया, स्लीप डिस्टर्बेंसेज है, इंसोम्निया है, आपको प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो नींद की प्रॉब्लम्स है, आपके खाने पीने की डिस्टर्बेंसेस है, आपकी ईटिंग डिस्टर्बेंसेस है, एंग्जाइटी है, वेट लॉस हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, फीलिंग ऑफ वर्थलेस कि मेरा तो कुछ भी नहीं जिंदगी में, मेरा तो अपने आप को ना जीरो सेल्फ एस्टीम के साथ आज गिल्ट है, ये जो घर में जितना कुछ हो रहा है ना ये मेरी वजह से, मैं बचा लेता, मैं झगड़ा ना करता, मैं बात ना करता, मेरी अम्मी से बात इस तरह, गिल्ट इनअप्रोप्रिएट, फ्रीक्वेंट थॉट्स ऑफ सुसाइडल डेथ है, अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्टम्स है, हर वक्त ना पेन, सोए हुए कोई मसला नहीं है, उठे हो लेकिन जिस्म में दर्द है, मतलब ऑब्वियसली आपको कोई फिजिकल खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का मसला नहीं है, लेकिन फिजिकल कंप्लेंट्स आप लोग करें। डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स हैं, याद रखिएगा ये सारे सिम्टम्स अगर किसी को आपने डिप्रेशन के डायग्नोज भी करने हैं, दिस शुड बी परसिस्टेंट, इसकी टाइम ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग है। कुछ लोग कहते हैं कि ये 2 हफ्ते के बाद, अगर फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ में मेरे रिलेशनशिप या मेरी किसी बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर की डेथ हुई, नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है मैंने डिप्रेशन में जाना है, आप मुझे डिप्रेशन का डायग्नोसिस नहीं देंगे, या वो तो डिप्रेशन में चला गया। हम इंसान नहीं है, हमने क्या रिएक्शन नहीं देना। सो ये नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन होता है। दूसरा, ये जो कल्चर कंसिडरेशंस का बहुत ख्याल रखना होता है, परसिस्टेंट। याद रखिएगा कि इसमें भी जितने भी मैंने आप लोगों के सिम्टम्स शेयर किए, इसमें से 5 या 5 से ज़्यादा अगर सिम्टम्स मौजूद होंगे तब जाके हम किसी को डिप्रेशन करते हैं, और इसकी असेसमेंट करना कोई आसान काम नहीं होता। ये एक आध दिन गुस्सा, एक आध दिन नींद ना आना, या 4 दिन नींद ना आना, या 1 हफ्ते से नहीं, ये इस तरह नहीं होता कि अगर अच्छा जी 1 हफ्ते से इसको नींद नहीं आ रही है तो पागल हो रहा है इसका, नहीं, आप किसी को इस तरह
किसी के तोहफा नहीं पकड़ाते कि ये लीजिए आप एक माहिर एक नफ्सियाती मरीज़ है, आप ये कभी भी नहीं कहते। प्रॉपर असेसमेंट्स होती है, ड्यूरेशन देखी जाती है, एज कल्चर कंसिडरेशंस देखी जाती है, आपकी डिस्ट्रेस डिसफंक्शनैलिटी देखी जाती है, फिर कहीं जाके कहा जाता है कि अच्छा इसको प्रॉब्लम है। ये जो हम लोगों को कह रहे होते हैं ना तू डिप्रेशन है, तुझे डिप्रेशन है, प्लीज डोंट से दैट। इसको असेस करने में हम बड़ी चीजों को सामने रखते हैं, सिम्टम्स को देखते हैं, ड्यूरेशन को देखते हैं, एज को देखते हैं, प्रॉब्लम क्या थी जिसका रिएक्शन था, हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन है, वो इंसान है। शुरू में कह दिया था कि हम पैदा हुए हैं कुछ आपके सिम्टम्स के साथ, कुछ रिएक्शंस के साथ, यूनिवर्सल है। अच्छा जी, डिप्रेशन की फिर आगे से टाइप्स कितनी है? अच्छा चलो, आप लोगों ने किसी को कहना है ना, देखें जब आप किसी को गाली भी देते हैं तो उस खास किस्म जानवर का नाम लेते हैं, कुत्ता बिल्ली जो भी आप कहना होता है, ठीक है। सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डिप्रेशन में भी अगर आपने किसी को कहना ना तू है ही डिप्रेशन का, तो बताओ कौन सा वाला डिप्रेशन। मुझे नहीं ऐसा लगेगा कि आप किसी को कहें कि तुम तो वही जानवर, भाई कौन सा वाला जानवर। बड़े प्यारे प्यारे जानवर भी होते हैं, बट आप कौन सा, ठीक है। तो इसी तरह आपके डिप्रेशन के भी कौन से बहुत सारे टाइप्स हैं, आप कौन से डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। ये आप लोगों के साथ सिर्फ एक जस्ट सेशन अवेयरनेस सेशन है कि डिप्रेशन को भी जो आप लोग कह रहे होते हैं वो ऐसे नहीं है। इसके मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, बाइपोलर है, प्रीनेटल पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसको हम डिस्टाइमिया बोलते हैं, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है। ये बहुत तरह के डिसऑर्डर्स हैं, आपको कौन सा पसंद है। मेन्यू में अपग्रेड कर रही हूँ ना आप लोगों की नॉलेज। सो बेटा वही वाली बात है कि आप लोगों के साथ जो मैं शेयर आपके साथ कर रही हूँ कि जब आपने कभी किसी को आप गाली भी देते हो तो स्पेसिफिक गाली देते हैं, तो अवेयरनेस है ना, अपग्रेड कर रही हूँ आप लोगों की नॉलेज को। जी थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसी तरह एक इम्पल्सिव एग्रेसिव आउटबर्स्ट, वो भी हम देख रहे होते हैं। कुछ लोग सही गुस्सा कर रहे होते हैं, हम कहते हैं है ही गुस्सीला। आप मतलब उसको अगर तंग कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, तो उसका शायद सेल्फ डिफेंस में उसका जो गुस्सा है वो शायद जायज़ ही होगा। अच्छा जी, इट इज़ रिलेटेड टू योर एज एंड जेंडर। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर औकात आपके बड़े भाई, आपके फादर कहते होंगे यार जब मैं तुम्हारी एज में था ना मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मैं भी बड़ा गुस्सीला था, मुझे भी ये चीज़ें बड़ी डिस्टर्ब करती थी और मैं भी इसी तरह ही बात और मेरे रिएक्शंस होते थे। लेकिन अब मैं नहीं ऐसे करता। अब मैं कहता हूँ कि नहीं जी अब रहने दे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये हम गलत करते हैं, ये अपने लिए मुसीबत ही क्रिएट कर रहे होते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो इम्पल्सिव आउटबर्स्ट अगेन। अच्छा फिर कुछ होते हैं फंक्शनल एग्रेशन। देखो गुस्से के साथ हम पैदा हुए हैं। एंगर इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमेना। आप मुझे सिर्फ एक जगह बता दें कि अगर यूनिवर्सल एंगर एक यूनिवर्सल फिनोमेना है तो अल्लाह ताला, और इसको ये गलत भी है तो अल्लाह ताला ने क्यों डाला? व्हाट डू यू थिंक? अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये जो गुस्से की जो एलिमेंट्स है, ये जो गुस्से की वो जो अल्लाह ताला बात कर रहे होते हैं, सॉरी एक मिनट मेरी तस्वीर लेते हुए ना, एक मिनट ज़रा सॉरी प्लीज़। अगर गुस्सा गलत है और हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग और हमारी इन रिलेशनशिप्स के लिए गलत है तो फिर अल्लाह ताला ने इसका मकसद क्या है, क्यों डाला है? व्हाट डू यू थिंक? अपने इश्यूज को डिस्कस करने के लिए जब गुस्सा करते हैं तो आपके अंदर जो सारी टेंशन होती है उसका निकल जाती है, रिलीज हो जाती है। तो इट्स अ मेथड, इट्स अप्रोच टू मेक यू रिलीफ, मेक यू कंफर्टेबल। मुझे जहाँ तक बेटा समझ आती है, मुझे करेक्ट कीजिएगा, मैं आप लोगों से भी सीखना चाहती हूँ। जिहाद एक वाहिद एलिमेंट है जिसके लिए गुस्सा होना चाहिए। जिहाद में अगर आपके पास गुस्सा ही नहीं होगा तो आप शायद लड़ नहीं सकेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे, अपनी कौम को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इस्लाम को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये सिर्फ और सिर्फ कहीं इंपॉर्टेंट जगहों पर आपको करना चाहिए, अदरवाइज नहीं, जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा जी, वेरी क्विकली अगेन, जिसको हम एग्रेशन कहते हैं, इसको साइंटिफिकली हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में अगर हम इसका नाम लें तो इसका नाम है इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर है, और ये इंपल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर्स होते हैं। वेरी क्विकली, अच्छा जी, इनको हम, इसकी जो भी वजूहात हैं, इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं सुन लीजिए। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 4-5 चीज़ें हैं। एक तो ऑब्वियसली याद रखिएगा कि जब भी हम कभी किसी को मैंने शुरू में आपसे बात की, इवेंट एक है लेकिन इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। अक्सर औकात
अगर मुझसे आप ये बात करें, सिर्फ अपने साथ एक वाक़या अगर आपको सही लगे, मेरे साथ अगर आप शेयर कर लें कि कोई ऐसा वाक़या आपकी लाइफ में डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा जिस पे मैंने अपने दोस्त को कहा यार जाने दे कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे दोस्त ने फिर भी जाके ना उसको दो सुना दी। आप लोगों को अंडरस्टैंड करें ना मैं क्या बात कर रही हूँ। सो ये आप लोगों की इंटरप्रिटेशन है। आप लोग कहते हैं यार ठीक है जाने दो, गुस्सा कर दिया, हम अपने आगे चलते हैं, उस हमें क्या करना। अगर तू उसको जाके बोल भी देगा, उसको बदला भी ले लेगा, उसको 4 और मजीद वापसी में गाली भी दे देगा, उसके बावजूद उसको असर कोई नहीं होने लगा। याद रखिएगा, सुन लीजिए, हमें ऐसा लगता है, ये आप लोगों के साथ एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, उसके बाद यूर फ्री टू गो, जस्ट 5 मिनट्स मोर। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये वाकया हुआ, एक इवेंट हुआ, एक्टिवेटिंग इवेंट था, जिसके बाद मेरा ये बिहेवियर हुआ। हमें ऐसा लगा कि एक शख्स ने मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे गाली दी, मेरे ख़ानदान को गाली दी। मैं एक एग्जाम्पल बात करती हूँ। तो मैंने उसके बिहेवियर में क्या किया कि मैंने उसको वापस गाली दी। आपको अक्सर औकात यूनिवर्सिटी के, कॉलेज, स्कूल के अगर अपने वाक़े याद करें या प्रेजेंट में, शायद रिसेंट में, क्या झगड़ा करे थे, सर आपको नहीं पता, सर उसने मुझे गाली दी थी, सर उसने मुझे धक्का दिया था, फिर मैंने भी फिर उसको सर 2 लगानी थी ना सर। करते हो कि नहीं? ऐसा ही है, ऐसा नहीं होता। यहीं पर आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करनी थी मेरा बेटा, सुन लीजिए वेरी इंपॉर्टेंटली, देन आई मस्ट लीव। हमें ऐसे लगता है कि कोई ऐसा वाकया होता है जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर ऐसे होता है। एक्चुअली ये इक्वेशन जो है गलत है। कुछ समझ आती है? आपने उसको कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये तो गलत हो गया, ये तो मेरी ईगो पर बात हो गई, अब नहीं छोड़ूंगा। अच्छा एक और है, वो एक एक्टिवेटिंग इवेंट हुआ, कुछ नहीं कहा, अच्छा ठीक है यार बाद में बात करेंगे। उसके लिए उसकी इंटरप्रिटेशन ये जरूरी चीज नहीं है, ये उसका ज़र्फ, ये मेरा ज़र्फ, मैं ज़रा अपना काम जाके करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, आई नीड टू डू समथिंग एल्स। सो याद रखिएगा, इतने आप लोग आपकी ज़िंदगी में, वी आर नॉट द विक्टिम्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। हम अशरफुल मखलूक़ात है बेटा, हमें फरिश्तों ने सजदा किया, अपनी औकात को कभी भूलना नहीं, सोचने समझने की सलाहियत है। मुझे इस बात की नहीं समझ आती जी, वो मेरे एक्चुअली ना वो एक बहुत मशहूर वाक़या है, उससे आपको शायद मेरी बात समझ आ जाए और ये सारी चीज़ आपको यहीं पे ख़त्म हो जाए। साइकोलॉजी में एक बहुत मशहूर वाक़या है जिसको हम डिस्कस करते हैं। 2 भाई हैं, एक शराब पीता है और एक शराब नहीं पीता। तो किसी साइकोलॉजिस्ट से जाके पूछ लिया कि भाई आप शराब क्यों पीते हो? तो वो कहता है क्योंकि मेरा बाप शराब पीता था इसलिए मैं भी शराब पीता हूँ, जो देखा वही कर रहा हूँ। दूसरे भाई से पूछा कि तुम क्यों नहीं शराब पीते, क्या वजह कि तुम शराब नहीं पी रहे हो? कहता है क्योंकि मेरा बाप शराब पीता था इसलिए मैं शराब नहीं पीता। बात आपकी इंटरप्रिटेशन की है, वाकया एक ही, एक भाई किस तरह इंटरप्रेट करे दूसरा भाई उसको। एक कहता है क्योंकि मैं शराब इसलिए पीता हूं क्योंकि मेरा बाप शराब पीता था, और एक कहता है मैं शराब इसलिए नहीं पीता क्योंकि मेरा बाप शराब पीता था। मैं आप पे छोड़ती हूं कि आप किसी भी इवेंट को कैसे इंटरप्रेट करते हो। आपकी इंटरप्रिटेशन डिपेंड करती है कि आपका बिहेवियर क्या होगा बेटा। अब यू आर नॉट द विक्टिम्स ऑफ योर एनवायरनमेंट। मैं आप लोगों को अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल कभी नहीं दूंगी। आप लोगों ने बटन दबाया मैडम खुश हो गई, आपने बटन दबाया मैडम गुस्सा आ गया, बटन दबाया मैडम उदास हो गई। इतने रिमोट कंट्रोल मैंने आप लोगों को नहीं दिया। लेकिन हमने क्या किया हुआ होता है, हमने अपने जो इमोशंस के जो रिमोट कंट्रोल्स हैं हमने सबको पकड़ाए हुए होते हैं। वो बटन दबा रहे होते हैं और हम उस तरह डांस कर रहे होते हैं। काइंडली द पावर ऑफ योर इंटरप्रिटेशन एंड योर थॉट प्रोसेस, ये आपके हाथ में होनी चाहिए। ये रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें, ये लोगों को मत दे। ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।